वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आरफीन, आज 24 मार्च पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। मैं चाहूँगी कि इस दिन के हवाले से पहले हम कुछ बात कर सकें। अच्छा, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ से निमटने के लिए, तो इसी वजह से ये दिन भी मनाया जाता है ताकि मतलब कोई खुशी की चीज़ तो नहीं है कि मनाई बिल्कुल। जाए, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो दुनिया फेस कर रही है। और इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे यूएस और यूके में तो ये दे वर वेरी हैप्पी दैट दे इरेडिकेटेड इट ना। उनके पास केसेस ख़त्म हो गए थे, उनके पास वैक्सीनेशंस भी नहीं होती पैदा होते ही। बिल्कुल। लेकिन रिसेंट ईयर्स में, लास्ट डेकेड और सो, ये बीमारी ने दोबारा से सरफेस किया उधर, एंड इट केम बैक विद अ वेंजेंस। और अच्छा खासा उनके कॉस्ट बर्डन भी बढ़ा और डिजीज डेथ और ये सारी चीज़ें। तो कहने की बातें हैं कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज भी इस चैलेंज को फेस करती हैं। उनके पास वापस आने की वजह ये थी कि उनके पास एड्स जैसे जैसे बढ़ा तो इम्यूनिटी सप्रेस हुई, और ये बीमारी उनके लिए एक दोबारा से चैलेंज बन गई। और एक बार जब रिजर्वायर आ गया बीमारी का, तो फिर हेल्दी लोग भी इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो लोग तो क्योंकि बिल्कुल ही सो रहे थे, मतलब उन्हें तो लगा था कि ख़त्म हो गया, तो फिर उनके लिए ज़्यादा मुश्किल बन गई। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ कभी ख़त्म ही नहीं हुई, तो दोबारा आने का सवाल ही नहीं हुआ। बिल्कुल। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं ना ख़त्म होने की। सबसे बड़े तो वसाइल होते हैं, ज़ाहिर है, लेकिन बहरहाल और भी वजूहात हैं जिसमें हमारे मुल्क में पेशेंट कंप्लायंस और ये सारी चीज़ों की भी प्रॉब्लम्स रही हैं जिसकी वजह से होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे बड़ा जो चैलेंज है लैक ऑफ अवेयरनेस का है। और उसी वजह से ये सारे दिन जो मनाए जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर डे है और ये ट्यूबरकुलोसिस डे है, ये बिल्कुल। इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि आम पब्लिक को इसके बारे में पता चले कि ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा फेस कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मर्ज़ मौजूद हैं जिसको हम बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं कि जी खांसी है या जिस्म में दर्द है या बुखार है, तो हम सिंपल पेन किलर्स खा के अपना इलाज खुद भी कर लेते हैं। तो जब हम टीबी की बात करते हैं तो मैं चाहूँगी आप सामीन को बताएं कि ये टीबी होती क्या है। अच्छा, टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ से मुराद जो जरासीम से होती है, और ठीक है। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और इसकी एक खासियत ये है कि ये कोई एग्रेसिव बीमारी नहीं करती, मतलब इसको कंट्रैक्ट करने से किसी को बहुत तेज़ बुखार और तेज़ी से तकलीफ और परेशानी नहीं होती, जिसकी वजह से इंसान इसको इग्नोर करने में कामयाब हो जाता सही। है। वरना अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही होती तो इंसान पहले ही जो है डॉक्टर्स या मेडिकल अटेंशन सीख करता है, जिसकी वजह से चीज़ें जल्दी पकड़ी जाती हैं। लेकिन ये बहुत माइल्ड एक इन्फेक्शन होता है जिससे शुरू के टाइम में तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। और वो धीरे 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 अंदर पनपती रहती है और इंसान कमज़ोर होता चला जाता है। और जैसे जैसे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा तो वो अपनी जड़ें और ज़्यादा मजबूत करती चली जाएगी। ठीक है। तो इट्स एन इंडोलेंट इन्फेक्शन, एंड इट टेक्स टाइम टू डेवलप, बट इट डज डेवलप, और इवेंचुअली जो है वो होता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो शुरू में हल्का हल्का बुखार रहना और ये सारी चीज़ें, वज़न का गिरना या फिर भूख कम हो जाना किसी भी वजह के बगैर, तो उसको हमेशा जो है कंसिडर करना चाहिए कि कोई ना कोई चीज़ चल रही है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि डू नॉट इग्नोर योर प्रॉब्लम्स, सही। फेस देम। तो किसी को भी हल्का हल्का बुखार हर शाम को आ जाना नॉर्मल नहीं है। सही बात है। लोग समझते हैं कि नहीं, हम तो थक गए या ऐसी कोई चीज़, पैनाडोल खा के चले जा रहे हैं, एक एक महीने से रोज रात को पैनाडोल खा लेते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, और रात को अगर बुखार आ रहा है तो यू शुड फाइंड अ कॉज फॉर इट। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद वाक़ई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थकावट से शायद बुखार आ गया हो। हम्म। ऐसी बात नहीं होती, थकावट से तो आई थिंक कभी बुखार हाँ, नहीं आता। मतलब आप देखें ना, अगर ऐसी बात होती तो मजदूरों को तो हर वक्त बुखार रहता। सही बात है। वो तो सारा दिन थकने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें तो नहीं आता बुखार। तो बिल्कुल। तो डॉक्टर अरफीन, टीबी क्या मत सिर्फ फेफड़ों की ही होती है? जैसे हम जब टीबी का नाम सुनते तो हमें लगता है नीचे खांसी है तो फेफड़े इन्वॉल्व हैं, तो बस इसी चीज़ की ही टीबी होगी। अच्छा, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं ये बीमारी फेफड़ों की है, मतलब खांसी से ही आती है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये मिसकंसेप्शन बना इस वजह से कि सबसे कॉमनली फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है टीबी, और क्योंकि रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलती भी है, तो सबसे पहला उसका जो मुकाम है पहुंचने का जिस्म में, वो फेफड़े ही होते हैं। और 70% जो केसेस टीबी के होते हैं वो फेफड़े की ही टीबी के होते सही। हैं। लेकिन
टीबी एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है। फेफड़े के अलावा बहुत ज़्यादा कॉमन हम जो देखते हैं टीबी हमारे यहाँ, वो आंतों की टीबी है। उसके बाद जो है दिमाग की टीबी भी होती है, हड्डियों की और जोड़ों की टीबी भी होती है। इवन जो मसल्स होते हैं, पट्टे, उनकी भी टीबी होती है, जिसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं कि हड्डी और मसल जिसमें साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो टीबी के मुख्तलिफ शक्लें हैं। जेनिटो यूरिनरी टीबी भी होती है, यानी कि पेशाब का जो निज़ाम है और सेक्सुअल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है उसमें भी टीबी हो सकती है। ख़ासतौर पे ख़वातीन में ये एक बहुत कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का। सही। तो ये भी एक है कि ओवरीज की और फ्लोपियन ट्यूब्स जो पार्ट हैं सारे सेक्सुअल अपरेटस है, उसकी भी टीबी डॉक्यूमेंटेड है। सही। तो इन तमाम में अगर हम, जैसे आपने डिफरेंट टीबीज जो बताई, इसमें क्या तमाम में सिम्टम्स यूजुअली कॉमनली एक ही जैसे हम देखते हैं? अच्छा, कुछ सिम्टम्स हैं जो कॉमन हैं हर ऑर्गन की टीबी के, मतलब वो टीबी के सिम्टम्स हैं। उसमें हल्का हल्का बुखार है जो शाम को ज़्यादातर चढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं जिससे वो उतरता है बुखार, और वज़न का गिरना किसी भी वजह से जो कि एक्सप्लेन नहीं हो रहा हो या इंसान को समझ ना आ रहा हो कि कमज़ोर होता चला जा रहा है, सही। और भूख कम हो जाना, ये टीबी की स्पेसिफिक जो है वो सिम्टम्स रिलेटेड टू टीबी इटसेल्फ है। इसके अलावा जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है टीबी, उसके भी कुछ असरात होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर फेफड़े के, तो आमतौर पे बलगम वाली खांसी मुसलसल रहना। कोई भी खांसी अगर आपने देखा हो तो वो आजकल टीवी पे भी एड्स आते हैं कि कोई भी 2 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली खांसी को आप इग्नोर ना करें, उसको बिल्कुल एड्रेस करें। हाँ, तो बिल्कुल। उसकी वजह यही है कि टीबी हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, अगर आंतों की टीबी है तो उसमें वजन का गिरना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, भूख बहुत कम हो जाती है, डायरिया रहने लगता है किसी भी वजह से, या डायरिया के बाद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के बाद डायरिया, इस तरह के एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल बन जाती है। तो ये जो है आंतों के लिए। फिर दिमाग की टीबी में गनूदगी रहना, सुस्ती रहना, फालिज नुमा असरात भी हो सकते हैं। अगर टीबी दिमाग के एक मखसूस हिस्से को नुकसान दे तो बिल्कुल वैसे ही जैसे फालिज में होता है वैसे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें टीबी के हवाले से जो है कान खड़े कर। फैक्टर्स की बात करें तो कौन लोग हैं जिनको टीबी होने के खदशात हो सकते हैं? अच्छा, इसमें रिस्क फैक्टर्स काफ़ी एक्सटेंसिव और मल्टीपल हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमनली जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि अगर इंसान की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी भी वजह से कम हो, तो यानी कि इम्यूनिटी कम होना, और ये जो है ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें वापस आई है, वो वही एड्स बेसिकली इम्यूनिटी को कम करती है, और उसकी वजह से इसने बिल्कुल। दोबारा से अपने कदम जमाए वहाँ पर ना। तो ये जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर यही है। अच्छा, इम्यूनिटी किन लोगों में कम होती है ये आइडेंटिफाई करना। अब इम्यूनिटी कम करने वाली कुछ बीमारियां हैं जैसे कि एड्स है, इसके अलावा कैंसर्स जितने भी हैं वो इम्यूनिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। जो सबसे कॉमन बीमारी जो हमें बहुत देखने में भी मिलती है और उसके साथ इम्यूनिटी ड्रॉप होती है वो है डायबिटीज़। ठीक है ना? तो डायबिटिक पेशेंट्स की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन, और वो एट रिस्क होते हैं। इसके अलावा कुछ एज रिलेटेड जो है, जैसे बच्चे जो 2 साल से कम उम्र है उनकी इम्यूनिटी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई होती, तो वो भी कमज़ोर हैं। और जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है, तो वो लोग भी रिस्क पर मौजूद हैं। अच्छा, एक रिस्क फैक्टर तो इम्यूनिटी का कम होना है। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि कोई इन जरासीम से एक्सपोज ही बहुत ज़्यादा हो रहा हो, यानी कि एक तो ये कि इम्यूनिटी जिसकी कम है वो थोड़े बहुत एक्सपोजर से ही रिस्क पे आ जाता है, लेकिन अगर कोई बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सपोज हो रहा है मुसलसल, तो वो भी रिस्क पर मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है इम्यूनिटी की भी एक स्ट्रेंथ है और वो कितना लड़ लेगी वो वाली बात। तो इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं उसमें हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और जो लोग भी बीमारों की तीमारदारी कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। इसके अलावा घरों में, जैसे किसी के घर में अगर कोई एक पेशेंट है टीबी का, तो जाहिर है अब वो लोग अपना घर छोड़ के तो जाने से रहे, तो वो लोग मुसलसल एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे मुल्क में क्योंकि ज़ाहिर है हम एक निस्बतन गरीब मुल्क हैं, और
निस्बतन भी शायद मैंने पोलाइट होके कह दिया है बिल्कुल। हम लोग गरीब ही मुल्क है। गरीब ही मुल्क है। हाँ, तो लेकिन और आजकल की तो महंगाई इतनी हो गई जी है कि शायद पहले हम अपने आप को कहते थे कि नहीं हम थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन हम भी अब अपने आप को गरीब कह सकते गरीब हैं। ही कह सकते बिल्कुल, हैं। तो अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप गरीब हैं। बिल्कुल। खैर वो बातें अपनी जगह, लेकिन उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा हमारे जो घर हैं, एक ही घर में दो दो तीन तीन फैमिलीज रह रही हैं, 10 10 15 15 लोग रह रहे हैं। तो बिल्कुल। ये जो है ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर, ओवर क्राउडिंग इज अ बिग रिस्क फैक्टर। क्योंकि ऐसे एरिया में अगर एक बंदा बीमार होता है तो उससे एक्सपोजर बहुत मैग्नीफाई होके सारे लोगों को होता है, और फिर एक रेजर्वायर बन जाता है वहां पे जरासीम का ना, और वहां से वो फिर पूरे शहर में डिसिपेट होता रहेगा। तो ये जो है ओवर क्राउडिंग इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और बिल्कुल। फिर जिन घरों में ओवर क्राउडिंग होती है उनमें वेंटिलेशन भी कम होती है। हुँ, तो कोई भी चीज जो रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल रही है, यानी खांसी से जो निकलता है या जो भी है, तो वो जहाँ पे ओवर क्राउडिंग ज्यादा है और वहाँ पे वेंटिलेशन भी कम है तो वो वहीं पे रह जाएगी। तो उससे जो है एक्सपोजर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल। और ये लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क पे रिस्क पे रहते आते हैं। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम कोविड-19 की जब बात करते हैं, उस एरिया उस ज़माने की बात करते हैं जब 2-3 साल बहुत अभी भी हमने देखा कि कुछ केसेस फिर से आना शुरू हुए। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि उन दिनों में इस बीमारी पे थोड़ा कंट्रोल हुआ होगा क्योंकि हर कोई मास्क पहन रहा है? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। कोविड की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो कि बहुत कॉमन थी, मिसाल के तौर पर हर हर सर्दी में जो फ्लू और ये सारी चीज़ें और नमूनिया हुआ करते थे, ये बहुत कम हुए। और उसकी वजह यही है कि मास्क जो हैं वो इन सारी बीमारियों को जो कि रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलती हैं, हुँ, उनको अब उनकी इंसिडेंस को कम कर देते हैं। तो कोविड में तो खैर बहरहाल एक बहुत खौफ और हिरास का एक माहौल था, सही बात है। लेकिन उसने एक ये जो मास्क वाली कल्चर है ये बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस कराया है, और सही आई बात है। थिंक इट कैन हेल्प अ लॉट। बिल्कुल नहीं, अभी भी मैंने देखा है लोगों को, अगर उनको ऑफ़िस में कोई फ्लू है, नज़ला है, तो वो खुद से मास्क ना पहन भी लेते हैं। क्योंकि पहले एक स्टिग्मा बना हुआ था, अब हाँ, वो चीज नॉर्मलाइज हो गई है। तो हमें ऐसे स्टिग्मा से आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। और वो जाहिर है जो चीज अच्छी है उसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल, एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जुबैदा अदीब नॉर्थ नाज़िमाबाद से। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अच्छी मालूमात आप दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, नवजायदा बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी, हम्म, बीसीजी का टीका लगता है। बिल्कुल। क्या ये उम्र भर काम देता है, या दरमियान में अगर बच्चा सेहतमंद भी है तो लगवा सकते हैं, जैसे पोलियो के खतरे पिलाए जा रहे, पोलियो के अच्छा। खतरे? हम्म। अच्छा, बीसीजी जो वैक्सीन है वो ट्रेडिशनली सिर्फ बर्थ पे। आपका कोई और सवाल तो नहीं? मैं आप लाइव नहीं नहीं, सुनिए। मैं रख रही हूँ, मैं अपना रेडियो पे सुन रही हूँ। अच्छा बस ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी अल्लाह मच। हाफ़िज़। जी। अच्छा, बीसीजी की जो वैक्सीन है वो बच्चे के पैदा होते ही उसको लगाई जाती है, और उसकी वजह से देखें, मिसकंसेप्शन ये कि हमारे बच्चे को तो वैक्सीन भी लगी थी लेकिन उसे फिर भी टीबी हो गई। वो देखें, कोई भी वैक्सीन जो है ना वो इंसिडेंस को कम कर देती है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी का चांस 80% था तो उसको 40% पे ले आएगी, लेकिन सही। 40% चांस फिर भी रहता है होने का। तो जी, वैक्सीन जो है वो 100% प्रोटेक्टिव नहीं है। हम कोविड का ही मिसाल ले लें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक चीज है। अच्छा, इवेंचुअली जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है और उसकी इम्यूनिटी स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है, तो ये जो टीबी के जरासीम है ये प्रेवलेंट हैं पूरे इन्वायरमेंट में। तो आपको धीरे धीरे उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होना एक बहुत कॉमन सी चीज है। लेकिन बहरहाल ये कोई लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं देती, बल्कि लाइफ लॉन्ग तो क्या, शुरू के 10 साल में भी आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप बच्चे को, जैसे मैंने कहा, 2 साल से कम उम्र बच्चा है, उसे आप एक्सपोज करेंगे किसी पेशेंट से मुसलसल, तो उसको टीबी हो जाएगा। तो दिस इज नॉट 100% प्रोटेक्शन। हाँ, चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे वैक्सीन के साथ, और हर बच्चे को होनी भी चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट ए 100% प्रोटेक्शन। सही। अच्छा देखिए, जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ लोगों के छोटे घर हैं, लोग बहुत करीब, एक डिस्टेंस कम होता है, तो क्या प्रिकॉशंस करें कि अगर किसी एक को हो भी जाती है तो फिर क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, 2-3 चीजें की जा सकती हैं ना।
अच्छा, हमारे यहाँ सबसे पहले तो ना उसको खाना पीना उसका अलग कर देते हैं, वो जरूरी नहीं है करना। हम्म, जो जरूरी चीज है करना वो ये है कि वो जब भी लोगों से मिले मास्क पहन के मिले, ठीक है। और जो लोग उससे मिल रहे हैं वो भी मास्क पहन के मिले। सही। और ये जो इन्फेक्टिव पीरियड होता है, दवाई शुरू करने के 6 हफ्ते तक भी जो है वो इन्फेक्टिव रहेगा पेशेंट। तो 6 हफ्ते के बाद जो है वो पेशेंट से लगना बंद हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो मास्क वाली प्रिकॉशन आप हटा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब उसे डायग्नोज हुई है, कोशिश करें कि कम से कम एक्सपोजर हो, और कोशिश करें कि घर का जो सबसे हवादार कमरा है उसमें वो मरीज रहे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि उसके जो खांसी और बलगम वाली जगह है, जैसे खांसी आती है और बलगम आता है, वो थूकता है तो वो घर में ना थूके। और अगर थूकता भी है तो वो चीज एज अर्ली एज पॉसिबल डिस्पोज ऑफ हो, वो ठीक है। वहां पे रखी ना रहे कमरे में, जैसे अक्सर लोग उगालदान में हाँ, थूक देते हैं बिल्कुल। और वो वहीं पड़ा रहता है, तो वो हाँ, वो एक रिजर्वायर है जो कि एक प्रॉब्लम है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट वॉशरूम में चले जाए तो बिल्कुल बेहतर। बेहतर। आजकल तो बहुत आसान है, आप नलका खोलें और बहा दें। बिल्कुल। खैर वो भी कब तक आसान रहेगा, पानी का क्राइसिस अच्छा खासा होता जा सही रहा बात है, हर चीज़ का एक क्राइसिस है। बस क्या करें डॉक्टर साहब, आप जो है ना सारे डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर से बात तो करती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि मतलब हम वैसे तो अवेयरनेस लोगों को देते हैं, लेकिन हम कितना हम जो हमारे गरीब लोग हैं हम उनको किस तरह बचा सकते हैं हर मर्ज के साथ। है। नहीं तो और ये कभी कभी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत दफ़ा हाइजीन का ख्याल भी शायद नहीं रखते हैं, चाहे हम हो या जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं हर जगह। अच्छा, देखें, हाइजीन का ख्याल रखना ना तो वो गोज विदाउट सेइंग। आपको हाइजीन का तो ख्याल रखना ही रखना है। जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं सब उसी के वो ऊपर। सारे हाइजीन की ही प्रॉब्लम्स हैं। और सफाई नस्फ ईमान है, वो बिल्कुल। किसी वजह से ही इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है ना सफाई को। सही बात है। तो वो बहुत सारी बीमारियों को ऐसे ही कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अब बात यह है कि 15 लोग रह रहे हैं एक घर में और उधर पानी भी खुल के नहीं आ रहा है, फिर कैसे तो कहाँ से हाइजीन मेंटेन होगी। शुरू, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हाँ फिर भी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एफर्ट होना चाहिए, बाकी बिल्कुल। बाकी तो चीजें बेहतर होते होते होती बिल्कुल। हैं। खैर मैंने ऐसे बहुत सारे घर भी देखे हैं कि जहाँ पानी की भी शदीद कमी है, लेकिन घर की हाइजीन, ख़वातीन चाहें तो घर की सफाई का ख्याल रख सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, ये जी। सिर्फ खवातीन का मसला नहीं है, नहीं, आदमियों को भी आदमियों इसमें को भी कंट्रीब्यूट बिल्कुल करना। होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आई थिंक हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखाना भी चाहिए बिल्कुल। कि आप अपनी सफाई का ख्याल, क्या हाँ अपने घर की, अपने वॉशरूम की, सब जगह की सफाई का ख्याल रखें। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वैक्सीन मौजूद है? टीबी की, जैसा हमने कहा, ये जो बीसीजी वैक्सीन होती है ये लगाई जाती है एट बर्थ। हम्म, और इसमें ये है कि जो जरासीम जरासीम के कुछ हिस्से हैं उसका एक प्यूरिफाइड डेरिवेटिव होता है जो इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे जो है हमारी इम्यूनिटी प्रोग्राम हो जाती है उसके लिए। लेकिन अगेन लाइक आई सेड, इट्स नॉट 100% प्रोटेक्शन, और उस वैक्सीन के बावजूद भी वो हो सकती है। बिल्कुल। जैसे अगर कोविड की लोगों ने बूस्टर तक भी लगवाए, लेकिन अभी मैं देखा, अभी मेरे सुनने में आया कि जिन लोगों ने 2-2 4-4 बूस्टर्स भी लगवाए उनको भी दोबारा कोविड हो गया। जी, और कोविड भी सरफेस कर रहा है, तो मेरा मशवरा यही होगा कि एहतियात। मास्क का इस्तेमाल दोबारा बिल्कुल। करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों को एक दफ़ा एचआईवी है या उनको जिसमें उसमें मुब्तला है, तो क्या उन लोगों को भी टीबी होने के चांसेस 20 टाइम्स मोर हो सकते हैं? 20 टाइम्स नहीं, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एच आई वी इज डिजीज, मतलब एच आई वी तो वायरस का नाम है, लेकिन वो एक बीमारी जो एड्स कराती है। एड्स का मतलब ही एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उन लोगों की। तो अब जब इम्यूनिटी कम होती है तो वो सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस पे रिस्क पे होते हैं, और फिर जब एक्सपोज होते हैं ऐसी बीमारियों से जो कि खुद से सही नहीं होती, और वो इंडोलेंट होती हैं और कदम जमा लेती हैं जिस्म के अंदर, तो उससे बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। टीबी का जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो इम्यूनिटी का ड्रॉप होना ही है। तो एचआईवी क्योंकि इम्यूनिटी ड्रॉप करती है, तो एचआईवी के पेशेंट्स को टीबी बहुत कॉमन है। बल्कि मैं तो अब यहाँ पे बताता चलूँ कि WHO ने ये रेकमेंड किया है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट टीबी का डॉक्यूमेंट होता है तो आप उसका एचआईवी स्टेटस भी चेक करें कि कहीं उसे साथ एड्स तो नहीं है, कि उसे हुई क्यों टीबी। तो ये है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है टीबी, तो वो हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी हो जाती है। लेकिन जहाँ पे टीबी कम है वहाँ पर जो है एचआईवी चेक करना रूटीन है।
अच्छा, मोहब्बत खान है, फेसबुक पे मैसेज है कि जैसे बच्चों को वैक्सीन तो बचपन में लगती है, तो क्या वैक्सीन को बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए भी है कोई? अच्छा, देखें, फिर मैं वही बात कहूँगा कि वो बेसिकली टीबी के जरासीम का बॉडी, जो समझ लें बॉडी सेल है, उसके एक हिस्से का डेरिवेटिव दे देते हैं ताकि उससे हमारी इम्यूनिटी को पता चल जाए कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है और हम इससे फाइट करें। तो ये जो है ये शुरू में तो इम्पोर्टेंट है जब बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी इन चीज़ों से एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग अलग से वैक्सीन देके करने की ज़रूरत नहीं होती। ये अगर प्रोग्रामिंग होनी होगी तो वो हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि प्रोग्रामिंग के बावजूद भी, मतलब आपने 10 सिपाहियों को बहुत अच्छा ट्रेन कर दिया, लेकिन अगर उन पे 100 जो है टेररिस्ट अटैक करेंगे तो वो 10 सिपाही कितना लड़ लेंगे, इवेंचुअली तो हार ही जाएंगे। तो इम्यूनिटी का भी यही है कि आप 10 सिपाहियों को ट्रेन कर देते हैं वैक्सीन लगा के, लेकिन अगर वो उसमें फिर एक दो टेररिस्ट आएंगे तो उनको तो वो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर एक साथ 100-200 ने हमला कर दिया तो वो एक कैपेसिटी है उसकी। सो ट्रू। डॉक्टर आरफीन, एक छोटा सा कमेंट, हम देखते हैं कि इसकी जो दवाइयाँ हैं वो हर अस्पताल में मुफ्त भी दी जाती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत इस पे काम किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट पे बात करें कि पेशेंट जब आते हैं तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? अच्छा, पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि उसको पहली बार टीबी हुई है या दोबारा से रीसर्फेस हुई है। अच्छा, पहली बार टीबी में तो बहुत एक ही स्टैंडर्ड रेजिमेन है, और वो 4 दवाइयों की एक कॉम्बिनेशन की दवाई है, और उसमें वज़न के हिसाब से होती है, तो एक दवाई में कम वज़न होता है उन दवाइयों का, तो एक गोली के बजाय किसी को 2 गोली, किसी को 3 गोली, किसी को 4 गोली, डिपेंड करता है कि उसका वज़न कितना है, उसके हिसाब से दी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि इस हर गोली में 4 दवाइयों की कॉम्बिनेशन शामिल है। अच्छा, वो 4 दवाइयाँ जो हैं वो एक साथ इसलिए दी जाती हैं क्योंकि ये जो टीबी के जरासीम हैं, इनमें एवोल्यूशनरी स्ट्रेंथ बहुत है, यानी कि ये जब किसी एक दवाई से एक्सपोज होते हैं तो उससे रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं, तो फिर ये दवाई उन पे असर करना छोड़ देती है। तो ये जो 4 मुख्तलिफ दवाइयाँ एक साथ दी जाती हैं वो इसलिए ताकि वो अडेप्ट ना कर सकें और वो मुसलसल उस पर असरअंदाज रहें वो दवाइयाँ, तो रेजिस्टेंस के चांसेस कम हो जाते हैं, और ये करना बहुत ज़रूरी है। मतलब टीबी का इलाज आप आधा पौना नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने 4 गोलियां दी हैं तो आप 4 ही लेंगे, आप 2 गोलियां नहीं ले सकते कि ये दवाइयां बहुत भारी हैं, हमसे चल नहीं रही, आप 2 गोली ले लें, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप अंडर डोज करेंगे उसको तो वो दवाइयां उस पर असर करना छोड़ देंगी जरासीम पे, और फिर उसके बाद जो आगे का इलाज है वो इतना कॉस्टली भी है, और उसके अलावा उसमें इतनी साइड इफ़ेक्ट्स और तकलीफ़ें हैं कि उसको बर्दाश्त करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये जो है इस नौबत तक नहीं आने देना चाहिए। तो आपको जितना प्रिस्क्राइब किया गया है, जिस क्वांटिटी में प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे ही लेना है। दवाइयाँ मुश्किल ज़रूर हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन बहरहाल बीमारी से फिर भी कम है। वो बीमारी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स तो ट्रांजिएंट हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि वो दवाइयाँ 6 महीने तक चलती हैं, इलाज भी 6 महीने चलता है, और उस दौरान जो है मरीज बीच में बेहतर भी हो जाते हैं, तो वो बहुत टेम्प्ट होते हैं कि दवाई छोड़ दें, अब तो हम ठीक हैं। लेकिन ये गलती कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर दवाई बीच से छोड़ी तो जो अगली बार जो टीबी रीसर्फेस करेगी वो इन दवाइयों से रेजिस्टेंट होगी, और फिर जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ट्रीटमेंट्स होती हैं वो कॉस्ट वाइज भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, और फिजिकली भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है साइड इफेक्ट्स की वजह से। तो ये एक सिलसिला है। अच्छा, यही एक वजह भी है कि टीबी की रेजिस्टेंस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है कि मरीज़ अक्सर बीच से दवाई छोड़ देते हैं, जाना नहीं हो सका या नहीं हुआ, या कॉस्ट की वजह से छोड़ दी, जो भी मल्टीपल रीजंस होती हैं, या तबीयत अच्छी हो गई तो हमने छोड़ दी, ये सारी चीज़ इसकी वजह से रेजिस्टेंट टीबी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, प्रेवलेंट है। तो ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि टीबी का इलाज शुरू करें और उसको लग के हाँ मुकम्मल करें। जब डॉक्टर दवाई बंद करे तभी दवाई बंद होगी, खुद से नहीं करें। एक कॉल, हम जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अच्छा इसमें जब लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं? जैसे आपने बार बार जिक्र किया कि साइड इफ़ेक्ट से लोग परेशान होते हैं, तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स? अच्छा, सबसे जो डिस्ट्रेसिंग साइड इफ़ेक्ट जो सबसे कॉमन भी है वो यही है कि इससे उल्टी और मतली, मुंह का कड़वापन और मुंह में जायका अजीब सा हो जाना, और
कुछ लोगों को घबराहट और तेजाबियत भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये सारे मसले अगर आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे तो वो इनके लिए आपको मजीद दवाइयाँ या रेमेडीज बता सकते हैं जिससे आपका ये दवाइयाँ टॉलरेट करना आसान हो जाएगा। उसका हल कभी भी ये नहीं होता कि आप दवाई रोक दें। दवाई रोकेंगे तो आप ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अच्छा ये है। अच्छा जिसको भी टीबी की दवाइयाँ शुरू की जाती हैं तो आमतौर पर कुछ बेसिक साइड इफेक्ट्स जो हैं उनसे आगाह कर दिया जाता है कि जिस सूरत में उन्हें अपने डॉक्टर से रुजू करना जरूरी है। वो मैं दोहरा देता हूँ यहाँ पे। इसमें जिगर के ऊपर कभी कभी नुकसान आ सकता है इन दवाइयों से, तो उसमें पीलिया अगर हो जाए किसी को तो वो डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करेंगे अपने। अच्छा इनमें एक दवाई ऐसी है जो विजन में प्रॉब्लम करती है, तो अगर जो है किसी को आंख देखने में हाँ मसला आ दिखने में धुंधलापन आना शुरू हो या विजन कम लगे उन्हें कि मेरी आंखों पे असर पड़ रहा है, तो उस सूरत में भी फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करना जरूरी है, क्योंकि उसमें दवाई चेंज कर दी जाएगी और वो विजन उनकी प्रिजर्व हो जाएगी। वरना अगर वो दवाई लेते रहे और विजन को इग्नोर किया उन्होंने कि अभी सही हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि कभी कभी इरिवर्सिबल हो जाती है वो विजन लॉस। तो विजन में जहां प्रॉब्लम आए फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से राब्ता करें, वो दवाई एडजस्ट कर देंगे। इसके अलावा जोड़ों में दर्द हो सकता है, क्योंकि इनमें से इन्हीं दवाइयों के साइड इफेक्ट्स में से यूरिक एसिड का बढ़ना भी शामिल है। तो वो जो है वो उसके लिए भी डॉक्टर से आप राब्ता करें। वो यूरिक एसिड कम करने की दवाइयां भी दे सकते हैं, परहेज भी बता सकते हैं, जिसमें आमतौर पर ज्यादा परहेज नहीं, प्रोटीन इंटेक को कम करना होता है। तो मीट्स और पल्सेस जो है दालें और गोश्त वो कम करना होता है इंटेक में, और कुछ दवाइयां भी दी जा सकती हैं। और अगर उससे भी नहीं होता तो फिर जो पायराजिनामाइड एक दवाई है इसमें, उसको रोका भी जा सकता है, उसकी जगह कोई ऑल्टरनेट भी दिया जा सकता है। एक